हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाय गुलफाम अली राजी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध के परिणाम भी मैंने आपको बताए थे। अब पिछली वीडियो मैंने यहाँ ला करके छोड़ी थी। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद भी अंग्रेज़ों ने या कंपनी ने आगे बढ़ करके अवध को और मुग़ल बादशाह को समाप्त क्यों नहीं किया। आपको ध्यान होगा कि प्लासी की लड़ाई तो लॉर्ड क्लाइव ने जीती थी, प्लासी की लड़ाई लॉर्ड क्लाइव ने जीती थी, लेकिन बक्सर की लड़ाई जो जीती थी वो हेक्टर मुंडो ने जीती थी। बक्सर के युद्ध में जो सेनापति था कंपनी का वो हेक्टर मुंडो था, और उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वेंसीटार्ड। उस समय बंगाल का गवर्नर था वेंसीटार्ड। इसी बोर्ड पे मैंने लिख भी रखा है पीछे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मैं साथ ही साथ यहाँ पर लिखता चलूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपका समय ख़राब होगा। तो मैंने ये प्रयास किया है कि जो भी मेरा आज का लेसन प्लान है इस वीडियो का, वो सारा मैंने इस बोर्ड पे लिख दिया है। एक एक करके मैं आपको समझाता चलूँगा और वीडियो के लास्ट में मैं थोड़ी देर के लिए हट जाऊँगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। साथ ही साथ आप ये भी कीजिए कि अपने साथ रफ कॉपी और पेन ले लीजिए, क्योंकि मैं कहता हूँ कि मैं लिखाता कम हूँ और आपको कहानियाँ ज़्यादा सुनाता हूँ। तो आप अपने साथ उन कहानियों में आपको जो भी उपयोगी चीज़ लगे, नई चीज़ लगे, वो अपने साथ लिख लेंगे। आइए आगे चलते हैं। तो बक्सर के युद्ध में सेनापति क्लाइव नहीं था, सेनापति था हेक्टर मुंडो। अब 1764 में जब बक्सर की लड़ाई जीत ली, तो बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद हुआ ये कि बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम, वो हार के भाग गया। आपको पता होगा वो हार के भाग गया, और हार कर भागने के बाद गुमनामी में ही उसकी मौत हो गई। अवध का नवाब शुजाउद्दौला हार गया, उसने सरेंडर कर दिया। उसी तरह से मुग़ल बादशाह शाह आलम, उसने भी हार करके सरेंडर कर दिया। तीनों शक्तियाँ, जो तीन महत्वपूर्ण शक्तियाँ थीं, वो अंग्रेज़ों के कदमों में पड़ी थी। अब समस्या ये है, या करना क्या है, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। क्या हम अवध को, बंगाल को और दिल्ली के मुग़ल बादशाह को समाप्त कर दें और सारा का सारा शासन प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ में ले लें, या कुछ और करें? ये समस्या थी। अब इसको कैसे सुलझाया जाए, ये किसी का समझ में नहीं आ रहा था। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए स्पेशली लॉर्ड क्लाइव को वापस बुलाया गया। क्लाइव जो था, प्लासी की लड़ाई जीतने के बाद सन 1763 तक 1763 तक क्लाइव यहाँ पर रहा। उसके बाद वो वापस चला गया इंग्लैंड। अब जब इन्होंने बक्सर में इन तीनों को हरा दिया, तो फिर अब वापस बुलाया गया क्लाइव को। क्लाइव को इसलिए वापस बुलाया गया क्योंकि वो भारत की, बंगाल की, मद्रास की राजनीति से अच्छी तरह परिचित था। अब क्लाइव से बेहतर व्यक्ति उन्हें कोई नहीं मिला जो इन समस्याओं का समाधान कर सके कि बक्सर के बाद अब हमने करना क्या है। लॉर्ड क्लाइव को बुलाया गया। 5 मई सन 1765 को क्लाइव ने दूसरी बार बंगाल के गवर्नर के रूप में चार्ज लिया। उसके बाद उसने सबसे पहला जो काम किया वो इलाहाबाद की 2 संधियाँ की। पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त सन 1765 को, दूसरी संधि 16 अगस्त सन 1765 को हुई। पहली संधि किसके साथ हुई? मुग़ल बादशाह शाह आलम के साथ। दूसरी संधि किसके साथ हुई? अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। इसमें जो मुग़ल बादशाह था उससे बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ली गई। बदले में उसको 26 लाख रुपए सालाना देने का वादा किया गया, और साथ ही साथ उसे इलाहाबाद के और कड़ा के ज़िले किससे लेके दिए गए? अवध के नवाब से। उसके लिए 53 लाख रुपए वार्षिक निज़ामत के खर्च के लिए तय किए गए। इसी तरह से अवध के नवाब से भी संधियाँ हुई। इसकी डिटेल और आप जानना चाहें तो मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। तो इलाहाबाद की 2 संधियों के बाद क्लाइव ने क्या किया? क्लाइव चाहता तो आगे बढ़ करके अवध पर कब्जा कर लेता, बंगाल तो उसके पास था ही था, दिल्ली तक भी उसकी सेना पहुंच सकती थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन लॉर्ड क्लाइव ने ऐसा नहीं किया। लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में नया नवाब नियुक्त किया। मीर जाफ़र को फिर से एक बार बंगाल का नवाब बनाया। अवध के नवाब शुजाउद्दौला को भी बने रहने दिया गया। इसके अलावा जो मुग़ल बादशाह शाह आलम है उसे भी बने रहने दिया गया। एक तरह से क्लाइव को इस समय ज़रूरत थी मुखौटों की। आप देखते हैं ना, फिल्म में एक्टर एक्टिंग करता है लेकिन डायरेक्टर पर्दे के पीछे रहता है। एक्टर वही करता है जो उसे डायरेक्टर बताता है। तो अब यहाँ पर जो फिल्म चल रही है उसमें जो डायरेक्टर हो गया है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर हो गया है, वो हो गया लॉर्ड क्लाइव। उसने बड़ी चतुराई और बड़ी दूरदर्शिता से काम लिया है। देखिए, मैंने यहाँ पर जो चीज़ें मैंने आपसे अभी बातें की हैं, यहाँ पर मैंने लिख रखी हैं कि बक्सर के बाद समस्याएँ। क्लाइव के पास समस्या क्या है कि अगर वो अवध, बंगाल और दिल्ली तक के इलाके पर सीधा अपना शासन, प्रत्यक्ष शासन वो हासिल कर लेता है, तो उसके पास क्या है? सेना और कर्मचारी बहुत कम है। इतने बड़े इलाके में प्रशासन चलाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, टैक्स वसूलने के लिए जो कर्मचारी भी बहुत चाहिए और सेना भी बहुत चाहिए। उस दौर में अक्सर लगान वसूलने के लिए, टैक्स वसूलने के लिए आर्मी मिशन करने पड़ते थे। इतने आदमी उसके पास थे नहीं। आपको पता होगा प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों के पास कुल कितनी सेना थी?
कितनी सेना थी प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों के पास? कुल 4000 की सेना थी, मात्र 4000 की सेना थी प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों के पास, ठीक है ना। और नवाब के पास 50,000 की सेना थी, तो उनके पास कर्मचारी और सैनिक बहुत कम थे, ये दिक्कत थी। बहुत बड़े क्षेत्र में प्रशासन भी करना है, कानून व्यवस्था भी करनी है, कैसे करें। इसके अलावा अगर वो अवध को, बंगाल को और आगे जाके उत्तर भारत तक दिल्ली को अपने कब्जे में ले लें, तो उसे एक डर ये था, आपको पता होगा कि भारत में यहाँ पर राजनीति, व्यापार, शासन वगैरह करने में बहुत सी यूरोपीय कंपनियाँ यहाँ आईं, उनमें आपस में होड़ थी। यहाँ पर पुर्तगाली भी आए, डेनिश भी आए, यहाँ पर डच भी आए, यहाँ पर फ्रांसीसी भी आए और अंग्रेज़ भी आए। लास्ट में जो कामयाब हुए वो अंग्रेज़ हुए। ये कंपनियाँ आपस में भी लड़ी, पहले ये कंपनियाँ आपस में लड़ी, उसके बाद इनके आपसी संघर्ष में जो लास्ट में जो सक्सेस मिली वो मिली अंग्रेज़ों को। अंग्रेज़ी एक यूरोपीय कंपनी यहाँ पर रह गए थे, लेकिन क्या है कि ये भारत में तो जीत गए थे। अंग्रेजी कंपनी या इंग्लैंड की कंपनी या गोरे जो थे भारत में तो जीत गए थे, भारत में तो इन्होंने दूसरे यूरोपियों को दबा लिया था। लेकिन यूरोप में अभी जो फ्रांस है या डेनमार्क है या स्वीडन है, ये इनके प्रबल प्रतिद्वंदी बने हुए थे। अब भारत के अलावा एशिया में, अफ्रीका में या दूसरी जगहों पर भी इन कंपनियों में आपस में कंपटीशन चलता रहता था। तो क्लाइव को ये डर था कि अगर हम ये सारे इलाके हड़प लेते हैं, सीधा शासन अपने हाथ में ले लेते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि यूरोप में सारे यूरोपीय जो प्रतिद्वंदी हैं वो एक हो जाएं, किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ। वो इंग्लैंड के खिलाफ एक हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि इंग्लैंड को यूरोप में यूरोपीय खिलाफ मोर्चे पे लड़ना पड़ सकता। तो ऐसे में उसे डर था कि इंग्लैंड के खिलाफ सारा यूरोप एक हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा उसे एक डर और भी था कि इस समय भारत में मराठे और जो दूसरी शक्तियाँ थीं काफ़ी पावर में थीं। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी आगे बढ़ करके अवध, बंगाल और दिल्ली के इलाके को जीत लेती है, तो देशी जो शक्तियाँ थी उनमें तो हड़कंप मच जाता कि भाई ये कौन आ गया, अचानक ये कौन आ गया, एक नया दुश्मन कौन पैदा हो गया। तो सारी कंपनियाँ, सारी देशी शक्तियाँ, चाहे वो मुस्लिम हों, मराठे हों, सिख हों, देसी हों, कोई भी हों, वो सारे एकजुट हो सकते थे अंग्रेजों के खिलाफ। अगर ये सारे एकजुट उस समय अंग्रेजों के खिलाफ हो जाते तो अंग्रेजों का बोरिया बिस्तर यहाँ से बन जाता। और क्लाइव को पता था कि ये देशी शक्तियाँ एक होंगी तो जो यूरोपीय शक्तियाँ बची खुची यहाँ पर हैं वो इन देशी शक्तियों का साथ देंगी। इसलिए उसने इस समस्या को नज़र में रखा, ध्यान में रखा कि भाई अगर मैं ऐसा करता हूँ तो हो सकता है सारी देशी ताकतें मेरे खिलाफ एक हो जाएंगी। और अभी वो सक्षम नहीं थे कि जो पूरा का पूरा अगर देशी शक्तियाँ गुट उनके खिलाफ इकट्ठा हो जाए तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। यहीं पर ना प्लासी की लड़ाई जीतने के बाद लॉर्ड क्लाइव ने अपनी डायरी में लिखा था। आप देखिए कितनी दिलचस्प बात है, कैसे हम गुलाम हुए। देखें, एक वो शायद वो गोस्वामी तुलसीदास जी का एक दोहा है, कोई नृप हो हमें कहानी, किसी और का भी हो सकता है, मैं उस उधर नहीं जा रहा, लेकिन एक बड़ी चर्चित उक्ति है प्राचीन भारत में, कोई नृप हो हमें कहानी। इसका मतलब क्या? नृप माने राजा, इसका मतलब क्या? कोई भी राजा हो, हमें क्या नुकसान हो रहा, ना हमें कोई फ़ायदा हो रहा, ना हमें कोई नुकसान हो रहा। भारतीयों की ये जो सोच थी, ये भी इसने भी एक ख़ास काम किया हमें बार बार गुलाम होने में। कभी हम आर्यों के गुलाम हुए, कभी शकों के, कभी कुषाणों के, तो कभी हम तुर्कों के, तो कभी मुग़लों के, और लास्ट में हम अंग्रेज़ों के गुलाम हो गए। हम लोग कुछ एक एग्जाम्पल्स को छोड़ करके, या आज़ादी की लड़ाई में जब हमारे वीर सेनानियों ने शहादत दी, महात्मा गांधी का उदय हुआ, तब हम जब एकजुट हुए, उन मिसालों को छोड़ करके उससे पहले हम कभी भी विदेशियों के खिलाफ एकजुट ना हो पाए। छिटपुट एग्जाम्पल को छोड़ के, वो 1857 का विद्रोह भी हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा और छिटपुट एग्जाम्पल है, हम कभी भी विदेशियों के खिलाफ एकजुट ना हुए। तो अब जब विदेशियों के खिलाफ जब हम एकजुट ना हुए, तो इसी चीज़ को लॉर्ड क्लाइव ने लिखा है कि जब प्लासी की लड़ाई हमने जीती और जीतने के बाद जब हम गुजर रहे थे तो आसपास भीड़ इकट्ठा थी, हम हाथियों पर, घोड़ों पर, ऊँटों पर सवार होकर के जा रहे थे, आसपास भीड़ इकट्ठा थी। क्लाइव कहता है कि ये भीड़ इतनी थी, अगर ये केवल पत्थर ही हम पर बरसाने लगते, क्लाइव कहता है कि ये भीड़ इतनी थी कि अगर ये हाथों में पत्थर ही लेकर हम पर पत्थर ही बरसाने लगते तो हमें वहाँ से भागना पड़ता, हमें बंगाल और कलकत्ता छोड़ना पड़ता। लेकिन हम एकजुट ना हुए, नवाब हारा, राजा हारा, तो उसके हारने पर हम लोग जो हैं वो जश्न मना रहे हैं। यही हुआ, तुर्क आए, जीत गए, उन्होंने 2-4 किले जीते, जनता ने उन राजाओं का साथ नहीं दिया। उसी तरह से मुग़ल आए, उन्होंने 2-4 किले जो फेमस किले हैं वो जीते, राजा ख़त्म कर दिया और वो राज करने को बैठ गए। जनता ना जागी, जनता को जगाने का काम किया था महात्मा गांधी ने। खैर आगे चलते हैं, कहाँ थे हम? तो सभी देशी शक्तियों का कंपनी के विरुद्ध एकजुट होने का भय था। इसके अलावा एक समस्या और थी, कंपनी आई थी लूटने के लिए, वसूली करने के लिए, व्यापार करने के लिए। तो अब अगर
देखो हमारे यहाँ जो जमींदार हैं, किसान हैं, दस्तकार हैं, व्यापारी हैं, छोटे मोटे जो उद्योगपति हैं, उनके लिए जो राजा थे वो थे नवाब। चाहे वो अवध का नवाब हो, बंगाल का नवाब हो या मुगल किंग हो, उनके लिए राजा थे नवाब। वो राजा के रूप में जानते हैं नवाबों को या देसी महाराजाओं को। वो उन्हीं को टैक्स देने के लिए तैयार थे। जो टैक्स हो या जो लगान हो, किसान अपना लगान, जमींदार अपना टैक्स, ये व्यापारी अपना जो टैक्स दे रहा है वो नवाब को या हमारे जो देसी राजा हैं उनको दे रहा है। वो कंपनी को नहीं जानता है। तो क्लाइव को पता था कि जो जमींदार, किसान और दूसरे व्यापारी या दस्तकार हैं वो हमें आसानी से टैक्स नहीं देंगे, तो वो टैक्स भी वसूलना है। तो इसके लिए उसने ये देखा कि भाई ऐसे में हमें मुखौटों को बनाए रखना ज़रूरी है, मुखौटों को बनाए रखना हमें ज़रूरी है। तो इसलिए उसने बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद वो चाहता तो अवध को, बंगाल को और जो दूसरे इलाके हैं उन्हें कब्जा लेता, बंगाल के नवाब के, अवध के नवाब को और मुग़ल बादशाह को ख़त्म कर देता, डायरेक्ट शासन अपने हाथ में ले लेता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि बहुत ही दूरदर्शी था। इसीलिए उसे या क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का निर्माता भी कहा जाता है। अगर वो ऐसा करता तो ये सारी समस्याएं उसके सामने आ जाती। इसलिए उसने मुखौटों को बनाए रखा। मुखौटे कौन थे? बंगाल में किसे मुखौटा बनाया? बंगाल में मीर जाफ़र को फिर से नवाब बनाया गया। शर्त ये थी क्या कि हमारा अधीनस्थ बना रहेगा। और अवध में शुजा-उद-दौला को उसकी नवाबी वापस सौंप दी गई। शर्तें क्या लादी गई उस पर? मैंने इस पर लिख भी रखा है। शर्तें उस पर जो लादी गई अवध के नवाब पर, अवध के नवाब के लिए ये ज़रूरी हो गया कि वो हमेशा अंग्रेज़ों का अधीनस्थ मित्र रहेगा। अभी देखो हिंदी का शब्द है अधीनस्थ मित्र, इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं सबऑर्डिनेट फ्रेंड। एक तरह का गुलाम भी कह सकते हैं आप, एक तरह का गुलाम भी कह सकते हैं। गुलामी की मिसाल ये थी कि नवाब के लिए अंग्रेज़ों ने ये ज़रूरी कर दिया क्लाइव ने कि आप कंपनी के दुश्मन को अपना दुश्मन समझोगे और कंपनी के दोस्त को अपना दोस्त समझोगे। कंपनी की सेनाएं आपके अवध रियासत से होकर के कहीं भी आर पार जा सकती हैं। अगर कंपनी को आपकी सेना की ज़रूरत होगी तो सेना आप दोगे। आपके सारे विदेशी मामले कंपनी के अधीन होंगे। विदेशी मामले का मतलब ये है कि विदेशों से आप किसी भी तरह की ना तो संधि कर सकते हैं हमारी परमिशन के बिना, ना ही कोई समझौता और ना ही युद्ध, ना दोस्ती ना दुश्मनी आप हमारी परमिशन के बिना नहीं कर सकते। इसके अलावा अवध को थोड़ी सी फौज में कटौती भी करनी पड़ी और उसके लिए अंग्रेजों ने तर्क ये दिया कि आपको इतनी ज़्यादा फौज की ज़रूरत नहीं है, हम आपकी सिक्योरिटी करेंगे। 50 लाख रुपए युद्ध हरजाना में लिया गया था अवध के नवाब से, बहुत बड़ी रकम होती थी। तो अंग्रेज़ों ने अवध के नवाब को मजबूर कर दिया अपना अधीनस्थ मित्र बनाने के लिए। ठीक है साहब। अब न केवल अधीनस्थ मित्र बनाया अवध के नवाब को या अवध रियासत को, बल्कि एक जो संभावित खतरा था कि अगर लॉर्ड क्लाइव अवध पर, बंगाल पर और दिल्ली और उसके आसपास के उत्तर भारत के इलाकों पर सीधे कब्जा कर लेता है तो एक संभावित खतरा था उसके लिए मराठे उस पर हमला कर सकते थे। और नादिर शाह नहीं, अहमद शाह अब्दाली, आपको पता होगा सन 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। इस तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली की सेना ने मराठों की सेना को हरा दिया था। इसी के बाद मराठों की शक्ति जो थी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और अब्दाली का जो स्वप्न था, अब्दाली या उसके और जो सेनापति थे उनका सपना यह था कि एक दिन हमने भारत पर कब्जा करना है। ये उनकी एम्बिशन थी। मराठों की एम्बिशन भी बढ़ती जा रही थी। मराठे राजस्थान, गुजरात की तरफ को बढ़ते जा रहे थे। तो अगर अवध पर वो कब्जा कर लेता, बंगाल पर कब्जा कर लेता, तो ऐसे में मराठों का और उधर अब्दाली का सीधा सामना कंपनी से हो जाता। तो अभी आप देखते हैं ना, जैसे भारत और तिब्बत के बीच में नेपाल जो है वो बफर स्टेट है। अगर चीन को हमारी तरफ हमला के लिए आना होगा तो पहले उसे नेपाल को पार करना होगा। तो नेपाल इस तरह से नेपाल को हम इसी तरह से अपनी दोस्ती के धागे से बांधे रखते हैं ताकि एक मोर्चे पर हमारी सुरक्षा बनी रहे। तो उसी तरह से लॉर्ड क्लाइव ने अवध को, उधर अफगानिस्तान का जो लुटेरा है अहमद शाह अब्दाली और इधर जो मराठे हैं उनके बीच बफर स्टेट बनाया। तो इस तरह से जो मैंने आपको कहा था कि लॉर्ड क्लाइव ने बहुत ही दूरदर्शिता से काम लिया और बक्सर का युद्ध जीतने के बाद भी, मौका होने के बाद भी, उसने ना तो अवध को, ना बंगाल को, ना दिल्ली को सीधे अपने हाथ में लिया, बल्कि मुखौटे राजाओं को बनाए रखा और मौके की तलाश में रहा कि धीरे धीरे अपनी पोजीशन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करेंगे और उसके बाद जब मौका आएगा इनको हड़प लेंगे। और वही हुआ। सन 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल की नवाबी ख़त्म कर दी और मुग़ल बादशाह को जो 26 लाख रुपए सालाना दिए जाते थे वो भी ख़त्म कर दिए। थैंक यू।